हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा फर्स्ट जो क्लास है उसमें मेनली हम सिलेबस और हर टॉपिक वाइज कंटेंट की बात करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में टोटल हमें 90 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। तो जो 90 क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं उन 90 क्वेश्चंस के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि टोटल 11th एंड 12th के एनसीईआरटी से सारे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो 11th जो एनसीईआरटी है और जो 12th एनसीईआरटी है इन दोनों में हमें टोटल 5 यूनिट्स पढ़नी होती है। ठीक है, 5 यूनिट्स हमें दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़नी होती है। 5 यूनिट्स जो है वो यूनिट है, इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे से चैप्टर्स होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो होती है टेक्सोनोमी। जो टेक्सोनोमी है उसको कई जगह पर डाइवर्सिटी के रूप में भी लिखा जाता है, डाइवर्सिटी के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो जो डाइवर्सिटी है उसको इस तरह से लिखा जाएगा टेक्सोनोमी में कि इससे टोटल 10 to 12 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो दूसरी यूनिट इसके अंदर पूछी जाती है वो होती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो सेकेंड यूनिट पूछी जाती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाती है और इससे टोटल 8 to 10 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो थर्ड यूनिट इससे जो 11th क्लास से पूछी जाती है वो सेल पूछी जाती है। सेल से भी लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो फोर्थ यूनिट है वो पूछी जाती है प्लांट फिजियोलॉजी। जो प्लांट फिजियोलॉजी जो आपसे पूछी जाती है उससे भी आपको 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ यूनिट जो आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी ये फिफ्थ यूनिट आपसे पूछी जाएगी एनिमल फिजियोलॉजी। इससे भी आपको 12 to 14 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो आइडिया है ये एक रफ आइडिया है कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस यूनिट से कितने आते हैं। यूजुअली जो है ये क्वेश्चन जो है वो 10 to 12, 8 to 10, 12, 12 और 12। तो ये मोटा मोटा तौर पे 11th क्लास से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोटे मोटे तौर पे वो अराउंड 45 to 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो रिमेनिंग जो 40 to 45% क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं 12th क्लास के अंदर से। ठीक है, उसमें हमारी जो फर्स्ट यूनिट होती है वो होती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो यूनिट है उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो सेकेंड यूनिट जो हमसे पूछी जाती है वो होती है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड यूनिट जो होती है वो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर होती है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर होती है, ह्यूमन वेलफेयर। ओके, जो फोर्थ यूनिट जो आपसे पूछी जाती है वो बायोटेक्नोलॉजी होती है और आजकल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं। और फिफ्थ यूनिट जो होती है वो आपकी इकोलॉजी होती है। बच्चों जब हम पढ़ा करते थे तो सबसे ज्यादा सबसे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो उस समय में पूछे जाते थे वो या तो इकोलॉजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, इकोलॉजी से नहीं तो फिर दूसरे क्वेश्चन जेनेटिक्स से पूछे जाते थे जब हम पढ़ते थे। और तीसरे यूनिट में क्वेश्चंस प्लांट फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। अभी भी इन क्वेश्चनों का वेटेज बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो गया है, अभी भी इनके क्वेश्चनों का वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर हम 11th क्लास के क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 11th क्लास में रिप्रोडक्शन से लगभग 9 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स से लगभग 10 to 14 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 5 to 7 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से 8 to 10 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं और इकोलॉजी से 8 to 10 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टोटल इस तरह से हमें 10 यूनिट पढ़नी होती है तो सारी की सारी यूनिट मिला के टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर हम स्ट्रेटेजी की और प्लानिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है कि किसी भी एग्जाम की नीड क्या है। सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम की नीड के बारे में जानना होता है।
जब आप किसी भी एग्जाम की नीड के बारे में समझते हैं तो आप उसकी प्लानिंग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर पाते हैं। और जब तक किसी एग्जाम की प्लानिंग सही तरीके से ना हो, इस दुनिया का कोई एग्जाम, आज की तारीख में इस दुनिया का कोई भी एग्जाम जो है वो इतना इजी नहीं है पास करना, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने ज्यादा होते हैं कि उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और एक एक नंबर के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो होते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। बट अगर हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन पूरे के पूरे सिस्टमेटिक तरीके से करें, हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई एग्जाम जो है वो कठिन हो जाता है। एक तो बच्चों सबसे जो पहला काम है ना, सबसे पहला काम, आपको आपके काम के लिए ना डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। कि आपको आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम, मतलब जिस तरह से अर्जुन ने चलती हुई मछली को देखकर उसके ऊपर निशाना साधा था, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ चलती हुई मछली की आंख दिख रही थी, बस उसी तरह से जिस दिन से आपको सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन दिखने लगेगा, उस दिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि जिस दिन आपको जो चीज दिखना चालू हो जाती है, आप दूसरी चीजों को देखना बंद कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको आपके कमरे में रेड कलर की चीजें ढूंढने के लिए बोलूं, तो आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की चीजों की तरफ जाएगा, और किसी दूसरे कलर की तरफ सोचेगा ही नहीं। कुछ इसी तरह से आपको आपके दिमाग को फोकस करना होता है। तो सबसे पहला किसी भी चीज के अंदर डेडिकेशन होना जरूरी है। दूसरा, उस एग्जाम के लिए आपको हार्ड वर्क करना जरूरी है। जो हार्ड वर्क है वो हर एग्जाम की जो सक्सेस है उसकी सबसे बड़ी की है, ठीक है। और हार्ड वर्क के साथ आपको, अगर आप प्लान प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो आपका जो सक्सेस है जो है वो मिलना आपको लगभग तय हो जाता है। तो यही हमारे इस चैनल का जो मेन फोकस है वो यही है कि आप डेडिकेटेड हैं, इसीलिए आपने इस फील्ड को चुना है, ठीक है। आप हार्ड वर्कर हैं, इसीलिए आपने इस फील्ड को चुना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई ऐसा एक्सपर्ट जो खुद उस रास्ते से गुजरा हो, वो अगर आपको गाइड करे, तो आपका प्लानिंग वाला जो सेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और आपका प्लानिंग स्ट्रांग है तो आप हमेशा जो है किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। अब जो आपके जो टोटल जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, इन चारों सब्जेक्ट्स के आपको 45 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होते हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चंस जब आपको करेक्ट करने होते हैं, तो बच्चों मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगा कि ऐसा क्या हो सकता है कि किसी भी स्टूडेंट के जो सारे, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो एक ही इंटेंसिटी से तैयार हो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट का केमिस्ट्री वीक होता है, तो किसी स्टूडेंट का जूलॉजी वीक होता है, किसी का बॉटनी वीक होता है, तो किसी का हमेशा फिजिक्स वीक होता है। और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखी गई है, वो ये देखी गई है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में सबसे कॉमन जो बच्चे हैं, उनका जो सबसे कॉमन पार्ट है वो उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक होता है। तो इस फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर अगर आप कुछ स्कोर कम करते हैं, तो वो स्कोर हमेशा कंपनसेट किससे हो सकता है? जूलॉजी और बॉटनी से हो सकता है। क्योंकि आप फिजिक्स का क्वेश्चन करें फिर भी आपको 4 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, और अगर आप जूलॉजी का एक इजी क्वेश्चन करें फिर भी आपको 4 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। और स्ट्रेटेजी ये बोलती है कि रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन फिजिक्स इन एग्जाम, ऑन टफ क्वेश्चन स्पेशली, खासतौर से जैसे कोई टफ क्वेश्चन है उसको करने में 10 मिनट्स आपको लग गया, और इधर एक क्वेश्चन है उसको पढ़ने में हार्डली 15 to 20 सेकेंड्स लगते हैं, तो आइडियली हमें देखें तो दिस क्वेश्चन यील्ड्स अस मोर, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चंस हमें ज्यादा मार्क्स जो है वो अचीव करवाते हैं। और सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना जरूरी होता है बच्चों, जो क्वेश्चन सारे बच्चे सही करते हैं, है ना। जो सार मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही बात बोली थी कि जो क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको करना सही होते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो बहुत इजीली कवर हो सकते हैं, वही आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। और इस तरह के टॉपिक्स जो हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, इसमें आपका ज्यादा मेहनत लगता है, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको
जो हमेशा रैंक की तरफ लेके जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो फर्स्ट नीड होनी चाहिए वो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और जो सेकंड नीड होनी चाहिए वो बच्चों आपकी रैंक होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप सिलेक्शन लेंगे तभी आप बच्चों रैंक के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है। अभी जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं प्लानिंग का। प्लानिंग का जो सबसे बेसिक एग्जांपल है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में मिलाकर टोटल 100 टॉपिक्स आपको तैयार करने होते हैं। ठीक है। और 100 टॉपिक्स में से आपका जो क्वेश्चंस आता है वो मोटे मोटे तौर पे 180 टू 180 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट पर टॉपिक जो है वो आपका, पर टॉपिक जो आपका जो क्वेश्चंस का जो नंबर है वो 1.8 क्वेश्चंस में, एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ ये, कि पर टॉपिक आपको जो है वो आपको 1.8 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक है। मैं 1.8 का रफ एस्टिमेट जो है वो 2 क्वेश्चंस ले लेता हूँ। जैसे अब इस 2 क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें, तो एक अपन फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टेट्स जो टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टेट्स, और एक अपने बायोलॉजी का अपन ले लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट। फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट में मान लो फोटोसिंथेसिस अपना ये टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है। इन जनरल फोटोसिंथेसिस से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, और इन जनरल इलेक्ट्रोस्टेट से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। पर अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रोस्टेट्स को आप 5 to 6 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको थ्योरी भी पढ़नी है सब्जेक्ट की, आपको क्लासरूम के क्वेश्चंस भी करने हैं, और आपको अदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है। अदर क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों। पर अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट में फोटोसिंथेसिस की बात करूं, तो इसमें हार्डली 15 to 20 पेज की थ्योरी होती है, और हार्डली 1 लाइनर 150 क्वेश्चंस आपके इसके अंदर होते हैं। अगर आप ये चाहें तो 1 डे में भी आप कवर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इलेक्ट्रोस्टेट्स छोड़ देना है। मैं स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जब आप एक बार तो आप सारा सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ रिवाइज करेंगे, बट आप ये देखिए कि फिजियोलॉजी के 3 क्वेश्चन आप सिर्फ 1 दिन की प्रिपरेशन से सही कर सकते हैं, या 2 दिन की प्रिपरेशन से सही कर सकते हैं। और वहीं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो उसके प्रिपरेशन के लिए आपको 5 डेज तो मिनिमम आपको लग जाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अदर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको ये सब चीजें आपके लिए बहुत टफ हो जाती है, आपको मेहनत इसमें ज्यादा करनी पड़ती है। तो अगर आप इसका क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको 4 मार्क्स आने वाले हैं, और आप इसका क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको 4 मार्क्स आने हैं, और अल्टीमेटली हमें मतलब जो है वो हमारे मार्क्स से होता है कि हमारे कितने मार्क्स आए। ठीक है। तो मार्क्स सिक्योर करने के लिए बायोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं, क्योंकि इसी के वो जो एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो मार्क्स कम होंगे उसको कॉप अप करने में हेल्प करेंगे। अब इन जनरल 720 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है, इन जनरल जो 720 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है, इसमें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपके जो मार्क्स हैं वो 600 क्रॉस होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 600 क्रॉस होंगे तो इट इज वेरी इजी टू गेट सीट इन एनी काइंड ऑफ मेडिकल कॉलेज, एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, मैं उनकी बात करूंगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो अगर आपके 600 मार्क्स हैं, अभी मैं 360 मार्क्स का बायोलॉजी का बात करूं, तो 360 मार्क्स में से अगर आप 320 मार्क्स आप यहाँ स्कोर कर लेते हैं, तो रिमेनिंग ओनली 280 मार्क्स जो है वो आपको 2 सब्जेक्ट से कवर करना है, जो आपके लिए थोड़ा सा बहुत इजी हो जाता है। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में मिला के आप 280 मार्क्स भी लग लेके आ सकते हैं, और इसमें 320 मार्क्स आप आसानी से कवर कर सकते हैं। पर इसके 320 मार्क्स देखो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि किसी भी रिएक्शन के अंदर उसका लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार जो सबसे कम होता है वही उस रिलेशन के रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। तो जो इसमें जूलॉजी और बॉटनी का जो सेक्शन है, इसमें लोग जूलॉजी को लोग इजी समझते हैं, और बॉटनी को लोग थोड़ा सा टेढ़ा समझते हैं। तो जो बॉटनी को आप जो टफ समझते हैं वो एक्चुअली टफ होती नहीं है। एक्चुअली बॉटनी की सबसे खास बात ये होती है
कि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, और इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से हम इसको थोड़ा कम पढ़ते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम होगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको उस सब्जेक्ट से दूर करता जाएगा। तो आपको इस चीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आपको जूलॉजी तो पढ़ना ही है, और आप उसको इजीली पढ़ पाएंगे, बहुत इजीली कवर कर पाएंगे। बट अगर आप बॉटनी को भी साथ साथ में अच्छा वेटेज देके पढ़ेंगे, तो आप आसानी से 320 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। और यही स्ट्रेटेजी हमें समय के साथ जो है वो हमें अपनानी है। इसके लिए आपको चीजों के लिए ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, है ना। आप चीजों को ट्रिक्स के साथ याद रखें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से हमारे दिमाग में, ब्रेन में न्यूरॉन्स की क्रॉस लिंकिंग होती है, और इसी क्रॉस लिंकिंग से हम जो है वो चीजों को लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। और जो चीजें लंबे समय तक रिटेन होती है बच्चों, वही चीजें आगे जाके हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल होती है। अदरवाइज अगर आप कोई एक टॉपिक पढ़ें और आप एक बार पढ़ के उसको छोड़ दें, तो वो टॉपिक आपको एग्जाम में कभी भी हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है। और मेरी जो बायोलॉजी की जो सबसे खास बात ये होगी कि मैं किसी भी बायोलॉजी के टॉपिक को आपको सिर्फ टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको किसी भी एक टॉपिक को क्रॉस लिंक करता हुआ, मर्ज करता हुआ दूसरे टॉपिक्स में भी उसका जहां जहां यूटिलिटी है, मैं आपको बैक में रिवाइंड करता हुआ पढ़ाऊंगा, ताकि आप इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे आपसे। और सिर्फ और सिर्फ मेहनत बच्चों आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, है ना। और आपको किसी भी चीज का कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप मुझे आपकी प्रॉब्लम मेल भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कुश है ना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम एक दिन एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर सकें, जिस नेटवर्क में मैं बोल सकूं कि हाँ, मेरे पढ़ाए हुए इतने स्टूडेंट्स इतने मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और हम सब एक दूसरे के काम आ सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।